हेलो बच्चों, मैं आशुतोष। स्वागत है आपका सिद्धांत आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले हमने 2 अध्याय को पूरे कर लिए थे, जिसमें हम दूसरे अध्याय में पढ़ रहे थे कि मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय कौन-कौन से हैं और संरचनावाद, प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद, ये 3 संप्रदाय को हमने अध्याय 2 में पूरा कर लिया था। बाकी के बचे 2 जो कि गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद हैं, उन्हें हम अपने इस अध्याय में पूरा करेंगे। बच्चों, जो गेस्टाल्ट है, ये एक जर्मनी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है संपूर्ण या समग्र आकृति। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर आंखें अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, गाल अलग है, होंठ अलग है। इसके बावजूद आप इसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देख रहे हो, आप इसे एक पूरे चेहरे के रूप में देख रहे हो। ठीक है, बस यही तो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। वो ये कहता है कि पूर्ण अपने अंशों के योग से बड़ा होता है। देखिए, अंश यानी कि ये जो आंखें हैं, ये जो नाक है, ये जो होंठ है, ये जो कान है, ये सारे अंश हैं और ये अंशों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? पूर्ण बनता है। यही वो बोलते हैं कि पूर्ण अपने अंशों के योग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो आप उसे कंप्लीट फॉर्म में देखते हो। मान लीजिए आप एक टेबल को देख रहे हो तो आप उसे एक एज अ कंप्लीट फॉर्म देख रहे हो, एक पूरी तरीके से एक टेबल के रूप में देख रहे हो। ठीक है, कोई ऐसे तो नहीं देख रहा है कि उसकी एक टांग अलग है, उसकी दूसरी टांग अलग है, उसका ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग है। नहीं, आप ऐसी चीज़ों को नहीं देखते हो। आप किसी भी चीज़ को, भले ही उसके चाहे जितने टुकड़े हुए हों, आप उसे एक संपूर्ण रूप से देखते हो, एक समग्र फॉर्म में देखते हो। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था वो दिया किसने था? वो दिया था मैक्स वर्दीमर या मैक्स वर्दाइमर ने। इसीलिए इनको गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। और इनके 2 सहयोगी रहे, वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका। बच्चों, यहाँ पे कर्ट लेविन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है बताना, क्योंकि आगे चल कर के वो क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और कर्ट लेविन इसी विचारधारा के विचारक रहे हैं। ठीक है बच्चों, गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है? तो पहला महत्व तो बच्चों ये है कि जब भी कोई शिक्षक किसी टॉपिक को पढ़ाता है या किसी चैप्टर को पढ़ाने जाता है, तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के अनुसार आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले ये बताना चाहिए कि हम इस अध्याय में करने क्या वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं और ये अध्याय पूरा होने के बाद आपको क्या-क्या जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने उस चैप्टर को पूरी तरीके से बच्चों को दिखा दिया। फिर क्या करना है, उसके छोटे-छोटे हिस्से करके उसको डिटेल में बताना है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा ये बताती है कि भाई टीचर अगर किसी चैप्टर को पढ़ा रहा है तो पहले उस पूरे चैप्टर को बता दे शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसको क्या है छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट करके उसकी डिटेल भी बता दे। दूसरा क्या कहता है, रटने की बजाय समझने पर जोर, यानी जो गेस्टाल्टवादी विचारधारा है वो समझने को ज़्यादा महत्व देता है बजाय इसके कि चीज़ों को रटा जाए। वहीं तीसरा पॉइंट है समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्या पॉइंट है? देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक साइंस का टीचर है, विज्ञान का टीचर है। अब उसे बच्चों को बताना है कि भाई सुचालक और कुचालक वस्तुएं क्या होती हैं। तो एक पारंपरिक तरीका है कि मैं यहाँ बोर्ड पर लिख लूँ कि जो लकड़ी होती है वो कुचालक होती है, जो रबर होता है वो कुचालक होता है और जो लोहे का तार हो गया, चांदी का तार हो गया या एल्यूमिनियम का तार हो गया, ये क्या हो गया? ये सुचालक हो गया। ठीक है? सुचालक यानी कि जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है, जिसमें से करंट मूव कर सकता है। ठीक है? वो सुचालक होते हैं। तो देखिए, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के अनुसार आपको जो तरीका अपनाना चाहिए वो क्या है कि आपको एक सर्किट लेना चाहिए जिसमें बल्ब होगा, बैटरी होगी और 2 टर्मिनल्स होंगे। जिस टर्मिनल को आप कनेक्ट करोगे किस से, जैसे लकड़ी हुआ तो लकड़ी से कनेक्ट करोगे। अगर बल्ब जल जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो सुचालक होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उससे, भाई तभी तो बल्ब जल रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। तो कुछ बच्चों ने लकड़ी पर ट्राई करा, कुछ बच्चों ने उसे लोहे पर ट्राई किया, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पे ट्राई किया और वो सीखे। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल के फॉर्म में उन्होंने किया, तो ये चीज़ उनके ज़हन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाती है।
ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा यही कहता है कि बच्चे अपने आप करके सीखें। टीचर का योगदान हो, लेकिन सिर्फ उनको गाइड करने के लिए, उनको ऐसे बता देने के लिए ना हो कि ये सुचालक है, ये कुचालक है। ये बहुत ही बोरिंग तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है, तो बच्चों चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण, यानी विषयों को इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि वे एक दूसरे से संबंधित लगे। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, जैसे मैंने इतिहास में पढ़ा रहा हूँ आपको, और उसमें आता है हड़प्पा का ज़िक्र होता है या मोहनजोदाड़ो का ज़िक्र होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको मैप में समझाऊँगा कि देखो ये है हड़प्पा, ये है मोहनजोदाड़ो। तो मैंने क्या करा, मैंने ज्योग्राफ़ी से उस चीज़ को और ईज़ी बनाने की कोशिश करी। अब क्या है, अब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको ज्योग्राफ़ी के बारे में भी मालूम हो रहा है। इसे छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप पानी के विषय में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पानी के विषय में आपने अगर साइंस में पढ़ा है तो H2O उसका फॉर्मूला आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो हम उसको देखेंगे कि हाँ भाई जल चक्र क्या होता है, हम उसके विषय में आपको बताएंगे। हम ये बता देंगे कि भाई नदी झरने ये क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम कई विषयों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है चौथे पॉइंट का मतलब। फिर यहाँ पर अब हम देखेंगे भाई, गेस्टाल्टवाद फिनिश हो गया है, गेस्टाल्टवाद समाप्त हो गया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद, यानी साइको एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो इस सिद्धांत का मानना क्या है कि जो हमारे वर्तमान व्यवहार और व्यक्तित्व के पीछे वे इच्छाएं, यादें और अनुभव होते हैं जो हमारे अचेतन मन में दबे हुए हैं। ठीक है, यानी जो आपका आज का व्यवहार है उसके पीछे आपके जो पुराने अनुभव हैं, कड़वे अनुभव, अच्छे अनुभव, इच्छाएं, यादें, वो सब प्रभाव डालती हैं आपके वर्तमान व्यवहार पर। ठीक है, अब जैसे एक बच्चा है, उसे मंच पर बोलने पर डर लगता है। ठीक है, अब वो डरता है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि उसे शायद विषय की जानकारी ना हो सकता है ये बात भी सही हो, लेकिन उसे विषय की जानकारी होने के बावजूद भी अगर वो बोल नहीं पा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि शायद उससे छोटा, जब वो छोटी क्लास में रहा तो वहाँ पर उसे डांटा गया हो, वहाँ पर उसको अपमान महसूस हुआ हो स्टेज पर ना बोलने पर। वो सारी यादें उसके आज वर्तमान को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वर्तमान व्यवहार और व्यक्तित्व के पीछे वे इच्छाएं, यादें और अनुभव होते हैं जो हमारे अचेतन मन में कहीं ना कहीं दबे होते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। ठीक है, और उन्होंने 19वीं सदी के अंत में वियना में इसकी शुरुआत किया था। मुख्य विचार क्या है कि मानव व्यवहार केवल चेतन मन से नहीं, बल्कि दमित इच्छाएं और बचपन के अनुभव से संचालित होता है। ठीक है, वास्तव में इन्होंने अचेतन मन पर बहुत अधिक जोर दिया है। इनका मानना है कि जो चेतन मन है वो तो सिर्फ 10% है, सिर्फ आप केवल उसके 10% को ही देख पाते हो। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन बचता है 90%, उसे तो आप देख ही नहीं सकते हो, वो तो अचेतन मन होता है, और उसी अचेतन मन का वर्तमान व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो फ्रायड ने मन की तुलना किससे करी है? इन्होंने मन की तुलना एक आइसबर्ग से की है। देखिए, ये एक जो हिमशैल है या हिम चट्टान है, इससे किया हुआ है। देखिए, ये पानी है, और पानी के ऊपर वाले पोर्शन पे आप सिर्फ इसका 10% पार्ट ही देख सकते हो, 10% वाला हिस्सा ही देख सकते हो। बाकी जो 90% है वो तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। फ्रायड ने क्या करा है? फ्रायड ने 3 हिस्से इसके बताए हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन, और तीसरा है अचेतन मन। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो हमें वर्तमान में याद है या जिसका हमें आभास है, वो सिर्फ 10% है। बाकी वह जानकारी जो अभी याद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर हम जोर देंगे तो हमें वो याद आ जाएगी। यह है अर्ध चेतन मन, यानी आधा जागा हुआ मन। और तीसरा है अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है?
एकदम से ही सोया हुआ मस्तिष्क होता है, अचेतन मन होता है। मन का सबसे बड़ा यही हिस्सा होता है जिसमें दबी हुई इच्छाएं, जिसको दमित इच्छाएं कहते हैं, कड़वे अनुभव और अनैतिक विचार, आपके छुपे हुए जो अनैतिक विचार हैं वो यहीं पर ही छुपते हैं। मनोविश्लेषणवाद की कुछ विधियां बताई गई हैं, ठीक है, कि मन को जो अध्ययन किया जाएगा उसको किस तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। उसकी 3 विधियां हैं। मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड, दूसरा है सम्मोहन मेथड और तीसरा है स्वप्न की व्याख्या या ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ठीक है बच्चों, तो जो मुख्य साहचर्य विधि है वो क्या है? फ्री एसोसिएशन मेथड। फ्री एसोसिएशन मेथड क्या है कि मान लीजिए एक रोगी है या विद्यार्थी है, उसको चुपचाप बैठने दिया जाएगा कि आप बैठिए और आपके मन में जो भी विचार आते हैं बिना किसी संकोच के, चाहे वो जैसे ऊल जलूल हो, आप उन्हें बोलते जाइए। तो ये है फ्री एसोसिएशन मेथड। इसमें क्या है, इसमें जो रोगी है या बच्चा है जो भी शब्द बोलेगा, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैथ, वो बोल रहा है टीचर, वो बोल रहा है हाथ कांपना। ठीक है, तो इससे अंदाजा क्या लगाया जा सकता है कि जो गणित विषय है उससे उसे डर है। ठीक है, या गणित के टीचर ने उसे मारा हो तो वो ये डर कहीं ना कहीं लेकर के घूम रहा है। ठीक है, तो ये है फ्री एसोसिएशन मेथड। दूसरा है सम्मोहन या हिप्नोसिस मेथड। हिप्नोसिस आपने बच्चों वो देखा होगा मूवी वगैरह में कि एक पेंडेंट लेकर के उसको धागे में बांध करके ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है। ठीक है, तो बच्चा हिप्नोटाइज हो जाता है या कोई भी व्यक्ति हिप्नोटाइज सम्मोहित हो जाता है, जो हिप्नोटाइज कर रहा होता है फिर उससे अपनी मनचाही बातें बुलवा लेता है। ठीक है, तो जब भी वो मनचाही बातें बुलवाई जाती हैं तो उसमें मन में जो दबी हुए डर होते हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, वो सब की सब बाहर आ जाती हैं। और तीसरा मेथड है स्वप्न की व्याख्या, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सपनों की व्याख्या की जाती है। इस विधि का मानना यह है कि जो हमारे कटु अनुभव होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में हम उसे सपने के उसमें देखते हैं। ठीक है, तो उस सपने की भी अगर व्याख्या कर दी जाती है तो भी क्या है, आप मन के विषय में अध्ययन कर लेते हो। ठीक है भाई, इस जो संप्रदाय है इसकी बहुत आलोचना की गई। क्यों आलोचना की गई? कि कहा जाता है कि फ्रायड ने यौन इच्छाओं पर अत्यधिक जोर दिया है। यहाँ पर आपने पढ़ा था ना, अचेतन मन में अनैतिक इच्छाएं होती हैं, तो फ्रायड ने इन्हें यौन इच्छाएं कहा है और इसी वजह से इनकी बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई है। दूसरा यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना कठिन है क्योंकि ये अचेतन मन पर है। आप देख रहे हैं आइसबर्ग जो था, जो हिमशैल था, 90% तो आप जान ही नहीं पाते हो। अचेतन मन को भाई आप कैसे जानोगे? अब देखिए, अब हम जानते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे होता है। तो जो प्रथम चरण है उसमें इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाती है 1915 से लेके 1916 के मध्य है प्रथम चरण, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या होता है, सबसे पहले मनोविज्ञान की नींव पड़ती, वो भी दर्शन शास्त्र डिपार्टमेंट में। पहले हमने देखा ही था कि दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट हुआ करता था, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो कलकत्ता में भी जो मनोविज्ञान का जन्म हुआ वो दर्शन शास्त्र के ही विभाग में हुआ और 1915 में किया गया। ठीक है, तो 1916 में भारत का प्रथम मनोविज्ञान विभाग कलकत्ता में स्थापित होता है। स्थापित किसने किया था? डॉक्टर एन सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ठीक है, इन्हें भारत में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और बच्चों, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो इनके गुरु रहे वो शिष्य थे विलियम वुंट के। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं से जो डॉक्टर एन सेन गुप्ता थे उनके गुरु विलियम वुंट रहे। नेक्स्ट है द्वितीय चरण, जिसका विस्तार 1920 से 1938 के मध्य होता है। देखिए बच्चों,
1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना होती है और कौन करता है? गिरीन्द्र शेखर बोस करते हैं और ये पत्राचार्य के माध्यम से सिगमंड फ्राइड से जुड़े हुए थे। हम देखते हैं कि 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी विभाग की स्थापना होती है। बच्चों ये फैक्ट है और आप इन्हें प्लीज़ याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है तृतीय चरण स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 से 1960 के मध्य। ठीक है, इस दौरान मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान मिलती है। मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षा, चाइल्ड डेवलपमेंट, रक्षा सेवा यानी डिफेंस में और नैदानिक क्षेत्र यानी जैसे रोग विशेषज्ञ हो गए, तो रोग विशेषज्ञ क्या करेंगे? बिना किसी चेकअप के, बिना किसी रक्त जांच के केवल लक्षणों के माध्यम से क्या करते हैं? चीज़ों को हल करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं। 1950 के दशक में कई विश्वविद्यालयों में अलग अलग से मनोविज्ञान खुलने लगे। तो बच्चों हम देखते हैं चतुर्थ चरण को। इस चरण में क्या होता है कि जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं उनको महसूस होता है कि जितनी भी विचारधाराएं हैं वो तो पश्चिमी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, उसको भारतीय परिवेश में कैसा डाला जाए, तो वो आपके चतुर्थ चरण में आप देखते हो। ठीक है, देखिए एक थे दुर्गानंद सिन्हा, इन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, और इस बुक के माध्यम से इन्होंने ये बताया था कि ये जो पाश्चात्य विचारधाराएं हैं इससे इतर हमें भारतीय विचारधाराएं डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि भारतीय परिवेश में सटीक बैठे। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है? तो आप जानते हो साइकी मतलब आत्मा होता है, लोगोस मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, यानी आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल, और ये दिया किसने था? ये गैरेट ने दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था? तो आप सभी जानते हो साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? मार्कस मैरोलस की है। बच्चों तीसरा प्रश्न है मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो करेक्ट आंसर है अरस्तु या प्लेटो। पहले बच्चों क्या मानते थे कि जो ये शरीर है इसके अंदर एक आत्मा होती है और वही आत्मा इस शरीर को नियंत्रित करती है, हमारे विचार को, हमारे शरीर को, सभी को नियंत्रित करने वाली वो आत्मा होती है। तो जो अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिक थे उन्होंने यही बात कही कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न सही है। और फिर देखते हैं कि 1879 में लिपजिंग में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। कौन है? विल्हेम वुंट है। नेक्स्ट है किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? अभी हमने देखा विल्हेम वुंट को। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। फिर बात करते हैं संरचनावाद का मुख्य विधि क्या था? संरचनावाद की जो मुख्य विधि थी वो क्या थी भाई? अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अंतर झांक करके देखना, ये संरचनावाद की मुख्य विधि थी। नेक्स्ट है संरचनावाद को अमेरिका में मुख्य रूप से किसने प्रसारित किया था? तो ये आपके विल्हेम वुंट के शिष्य थे एडवर्ड बी टिचनर। बी टिचनर ने संरचनावाद को अमेरिका में क्या करा था? प्रसारित किया था। आपने इस चीज को देखा था कि किस तरीके से इन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की एक विभाग स्थापित किया था। नेक्स्ट है प्रकारवाद का मुख्य प्रतिपादक कौन था? ठीक है, आप सभी जानते हो विलियम जेम्स प्रकारवाद के जनक थे। अगला प्रश्न है प्रकारवाद किस सिद्धांत से सबसे अधिक प्रभावित था? ठीक है बच्चों, तो एक ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है गेस्टाल्टवाद, तीसरा है व्यवहारवाद और चौथा है डार्विन का विकासवाद। तो बच्चों आपने अध्याय के बीच में पढ़ा हुआ था डार्विन के विकासवाद पर ही पूरा का पूरा प्रकारवाद आधारित था। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद को दिया था जेबी वॉटसन ने।
नेक्स्ट है, वॉटसन ने कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। यह कथन किस विचार को दर्शाता है? पहला है जन्मजात गुण, दूसरा अचेतन मन, तीसरा पर्यावरण का प्रभाव और चौथा है सूझ। तो यहाँ पर पर्यावरण का जो प्रभाव है उसके विषय में वो बता रहे हैं कि चाहे जैसा बच्चा होगा, उसको हम जैसा परिवेश देंगे, जैसा पर्यावरण देंगे, बच्चा उसमें ढल जाएगा, वो वैसा ही हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है? ये हमने आज ही पढ़ा हुआ है कि पूर्ण अपने अंशों के योग से बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक थे वो मैक्स वदाइमर थे। ठीक है, करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन था? ठीक है, तो वो है सिगमंड फ्राइड। आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम चल गया होगा। देखिए करेक्ट है आंसर। फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग कौन है? हमने देखा हुआ था 10% जो था, 10% जो था वो चेतन मन था, बाकी 90% अचेतन मन था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई? दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या मुंबई विश्वविद्यालय? आप अभी पढ़ के आए हो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसका सबसे पहले 1915 में प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो वो डॉक्टर एन सेन गुप्ता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसने 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वो है गिरीन्द्र शेखर बोस, करेक्ट है। वर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने क्रमशः किस किस का त्याग किया? हमने जानते हैं ये कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद इसे मन का विज्ञान कहा गया, उसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया और आज की डेट में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो देखिए, पहले इसने आत्मा का त्याग किया, दूसरे इसने मन का त्याग किया, तीसरा इसने चेतना का त्याग किया और फिर ये व्यवहार के सिद्धांत को अपना लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देखिए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 20वां क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान है। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था कि स्किनर यानी स्किन आप वो करोगे तो स्किन को सबसे पहले अनुभव होता है, यानी व्यवहार और अनुभव का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ऐसा स्किनर ने बताया। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।